थे श्वसन तंत्र पे। कल आपने एक शब्द पढ़ा था कि मानव शरीर के अंदर फेफड़ों की क्षमताओं को जब अपन मापते हैं तो उस उपकरण का नाम था स्पाइरोमीटर। श्वास अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में नियंत्रक केंद्र का नाम था पोन्स वेरोलाई, लेकिन श्वसन का नियंत्रण करने का जो केंद्र होता है उसको अपन कहते हैं मेड्यूला। और कल आपने लिखा था कि अंतः श्वसन जब होता है तो उसमें 2 सेकंड लगते हैं, उच्च श्वसन की प्रक्रिया में 3 सेकंड लगता है। इसलिए एक श्वसन दर में टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में अपन अलग अलग श्वसन की प्रक्रियाओं पे चल रहे थे। अपन ने श्वसन तंत्र का चित्र भी बनाया था जिसमें लेफ्ट फेफड़े में 2 भाग थे और राइट फेफड़े में 3 भाग थे। लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा है, प्लॉट बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें हार्ट इधर नहीं है, और इधर का लेफ्ट भाग थोड़ा सा छोटा है क्योंकि उस क्षेत्र में हृदय घुस जाता है। मानव के अंदर फेफड़ों के नीचे एक पट पाया जाता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम श्वसन की प्रक्रिया में 75% भूमिका अदा करता है, जबकि पसलियों के अंदर पाई जाने वाली पेशियां 25% भूमिका अदा करती है। ऐसा भी अपन ने पढ़ा था। जब अपन श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, डायफ्राम नीचे गति करता है। जब गैसों को बाहर छोड़ते तो फेफड़ों का आयतन घटता है, डायफ्राम ऊपर गति करता है। अंतः श्वसन, उस श्वसन में कौन सी गैसें कितनी ग्रहण की जाती है ये भी अपन ने नोट कर लिया था। अब अपन आज बात करेंगे, कल जो लास्ट में आपने लिखा था उसी सिस्टम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मानव के अंदर श्वसन की रासायनिक प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के चलता हूं। कल आपने जो लिखा था वो श्वसन की रासायनिक प्रक्रिया थी। आज लिखने का काम नहीं है, आज डायग्राम के हिसाब से। मानव शरीर की एक कोशिका, कोशिका के अंदर की तरफ केंद्रक पाया जाता है। साइड में एक अंग पाया जाता है जिसके अंदर ऐसे कुछ वलन पाए जाते हैं, और इस अंग को अपन नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कल अपन ने पढ़ा था कि अपन भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो पाचन से बन जाता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जाकर के एंट्री करता है कोशिका में। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इसका नाम कोशिका। कोशिका के अंदर का जो तरल पदार्थ है ये वाला, इस तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य है, इस भाग का नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इस अंग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो तरल भाग पाया जाता है उस तरल भाग को कहते हैं मैट्रिक्स। तरल भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो अंग दिख रहा है इस अंग का नाम है कोशिका में केंद्रक, कोशिका का केंद्रक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखो वलन दिख रहे हैं, ऐसे मुड़े हुए वलन, इस वलन को कहते हैं क्रिस्टी। अंदर की तरफ कुछ वलन पाए जाते हैं, अंदर फोल्डिंग पाए जाते हैं, इस फोल्डिंग को अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये तो एक कोशिका का डायग्राम है। एक जो कोशिका है जिसके अंदर ग्लूकोज जब एंट्री करता है, ये ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जब जाकर के कोशिका में घुस जाता है तो ग्लूकोज कोशिका में जाकर के टूटता। कल आपने लिखा था ग्लूकोज के टूटने से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा, उसे पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। और ये प्रक्रिया कहां पे हो रही है? कोशिका द्रव्य में हो रही है, जिसको मैंने लिखा कोशिका द्रव्य, या फिर इसको अपन लिखते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कौन टूटेगा? ग्लूकोज टूटेगा। ये कोशिका द्रव्य, मान लो ये ग्लूकोज का अणु है और ये ग्लूकोज का अणु इधर आएगा तो टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो इसमें छोटे छोटे अणु बनने स्टार्ट होते हैं। एक ग्लूकोज के अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। अब ये जो पाइरुविक अम्ल है, ये पाइरुविक अम्ल जाकर के किस में घुसेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा। और इस पाइरुविक अम्ल को ऊपर की तरफ जो कण पड़ी है, इस कण का नाम है पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल कौन सा? ये वाला कण। कितने कण हैं? 2। ये है पाइरुविक अम्ल। इस पाइरुविक अम्ल को अब कहां घुसना है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
इस पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ने के लिए बीच में एक केमिकल पाया जाता है, बीच में एक संरचना पाई जाती है। उस संरचना का नाम है एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए पटवार में पूछा और रिसेंटली तुम्हारी तैयारी है, प्रश्न आता है कोशिका में पाइरुविक अम्ल को पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। तो पाइरुविक अम्ल तो खूब अंदर घूम रहा है, लेकिन उसमें एक एक कण को ला करके माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। कण लाया, माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, ये काम कौन करता है? एसिटाइल को एंजाइम ए। इसलिए इस एसिटाइल को एंजाइम ए को लिंकर एंजाइम कहते हैं। लिंक का मतलब दो संरचनाओं को जोड़ना, इसलिए इसको कहते हैं लिंकर एंजाइम। लिंकर एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब देखो कहां तक पहुंचे, ग्लूकोज अंदर जाकर के पाइरुविक अम्ल बना, पाइरुविक अम्ल आकर के अब कहां जुड़ गया है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये कहां जाएगा? तरल भाग में। तरल को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स भाग में एक चक्र चलता है जिसमें पाइरुविक अम्ल से ऊर्जा बनती है, और इस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, परीक्षाओं में प्रश्न आता, क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में कहां संपन्न होता है, आप कहोगे सर अंदर की जब वो तरल भाग है उसको कहते हैं मैट्रिक्स, और ये क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? मैट्रिक्स में संपन्न होता है। मैट्रिक्स में जब क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तब टूटता कौन है? पाइरुविक अम्ल टूटा है। पाइरुविक अम्ल के टूटने से ऊर्जा निकलती है। ये प्रक्रिया होती है श्वसन की। अपन शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसका पाचन होकर के जब ऊर्जा बनती है, तो इस प्रक्रिया में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ये ग्लूकोज ये टूटेगा, तो बीच की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पे संपन्न हो रही है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कल आपने लिखा था और ये प्रक्रिया मैंने आज समझाई है। अब देखो, ये जो पाइरुविक अम्ल है ये 3 रास्तों से टूट सकते हैं। कल आपने लास्ट में लिखा था, अगर इस पाइरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलेगी तो उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें 38 एटीपी बनती है। अगर ये पाइरुविक अम्ल यीस्ट में टूटेगा, यीस्ट एक धरती पर जीव है, छोटा सा कवक है, और उस यीस्ट में अगर पाइरुविक अम्ल टूटेगा तो एथिल अल्कोहल बनेगा, शराब का निर्माण होता है। यही अल्कोहल अपनी मांसपेशियों में अगर टूटेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसके कारण शरीर में थकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। पाइरुविक अम्ल 3 रास्तों से टूटता है। पाइरुविक अम्ल टूटने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो शरीर के अंदर 36 एटीपी बनती है, बाकी सभी में केवल 2-2 एटीपी बनती है। ये प्रक्रिया कल आपने लिख ली थी, ये प्रक्रिया मैंने डायग्राम के हिसाब से समझाइए। आप कॉपियां ओपन करो। कॉपी के अंदर अगला पॉइंट नोट करो, लिंकर एंजाइम। लिंकर एंजाइम लिंकर एंजाइम के आगे नोट करो, हेडिंग आपने नोट की है लिंकर एंजाइम। लिखो, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाइरुविक अम्ल को कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ता है। पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ता है। पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया से जोड़ता है। इसका रासायनिक नाम लिखो आगे। लिंकर एंजाइम का रासायनिक नाम अगली लाइन में ब्लैक पेन से लिखोगे, एसिटाइल को एंजाइम ए। रासायनिक नाम है
एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए, रासायनिक नाम एसिटाइल को एंजाइम ए। अगली लाइन में नोट करो, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र, मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के तरल भाग मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। अगली लाइन में नोट करो, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक परत, माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक परत को क्रिस्टी, आंतरिक परत को क्रिस्टी, आंतरिक परत क्रिस्टी, आंतरिक परत को क्रिस्टी कहते हैं, जिसमें आंतरिक परत को क्रिस्टी कहते हैं, जिसमें ईटीएस चक्र, जिसमें ईटीएस चक्र, ईटीएस का पूरा नाम लिखोगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, क्रिस्टी में ईटीएस चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मित होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मित होती है। नोट कर लिया आपने? भूख लगती है, खाना खाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं। शरीर के अंदर अपन खाना खाते, बाहर से जिसको अपन खाना करे वो सारा केमिकल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल, यही तो होते हैं। और वो केमिकल जब अपने शरीर में जाता है, सर भोजन को आप केमिकल कैसे कह रहे हो? रासायनिक रूप से देखा जाए तो वो केमिकल ही है। वो अपने शरीर में जब जाता है तो शरीर में जाकर के लास्ट में वो किस में बदल जाता है? एटीपी में। ये भी क्या है? भोजन का रस है, जिसको अपन एटीपी कहते हैं। ये भी एक टाइप का केमिकल है। इतना सारा खाना खाया लेकिन उसमें से एटीपी केवल इतनी सी बनती है, बहुत कम एटीपी बनती है। शरीर में जो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में बनती है। शरीर में जितनी कोशिकाएं अपन काम करते, देखते हैं, लिखते, आप कुछ भी कर रहे हो, एनर्जी खर्च हो रही है। और इस एनर्जी खर्च होने में एनर्जी कौन सी खर्च हो रही है? ये एटीपी वाली एनर्जी खर्च हो रही है। प्रश्न आता है कोशिकाओं में ऊर्जा का लेन देन किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। इसलिए कोशिकाओं में ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी कॉइन किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। इस एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इस एटीपी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार वैज्ञानिक लोहमान ने किया था।
अपने शरीर में भोजन का पाचन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन के पाचन की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। इस उपापचय प्रक्रियाओं में एटीपी खर्च होती है, बढ़ती है, खर्च होती है, बढ़ती है। ये प्रक्रिया लगातार जब शरीर के अंदर चलती है तो इस प्रक्रिया के लिए एटीपी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक लीपमान ने किया था। वैज्ञानिक लीपमान, जिन्होंने एटीपी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? उपापचय के लिए किया था। अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ आप लोग। मान लो आप लोग 2 दिन से खाना खाए हुए हो, जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो आपके शरीर में बन जाती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ज्यादा भूख लगती है, शरीर में एनर्जी है नहीं, काम करने की हालत ही नहीं है, इतनी एनर्जी लो है, तब शरीर के अंदर जो एटीपी थी वो धीरे धीरे टूटते 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 एनर्जी तो खत्म हो गई है, और लास्ट में क्या बन गया? एएमपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब आपको सामने दिखा, टारगेट स्टार्ट किया और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी आपकी। बैटरी 35%, 42%, 46%, 78% बैटरी अप हो रही है। एटीपी इस एएमपी से जब ऊर्जा जुड़ेगी अंदर, मैं लिख रहा हूं प्लस, एनर्जी जुड़ेगी तो बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। लेकिन अभी तक एनर्जी 70% पहुंची है, अभी और एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी जब और जुड़ेगी तब लास्ट में बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर के अंदर बताओ, तीनों में से ज्यादा ऊर्जा किस में? यस, एटीपी में। सबसे कम ऊर्जा एएमपी में है। 70-80% ऊर्जा एडीपी में, जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इधर एनर्जी ज्यादा है। ये काम कब हो रहा था? जब अपन खाना खा रहे थे। खाना खा के बैठे हैं, अब धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी 100% थी वो बैटरी डाउन हो रही है। वापस 5 घंटे में वापस बैटरी 0 पे आ जाएगी। क्या होगा? ये टूटना स्टार्ट होगा। जब टूटेगा तो क्या बनेगा? एडीपी बनेगा। बैटरी वापस 60-70 पे आ गई है। अभी आपने खाना नहीं खाया, काम कर रहे हो, वापस एनर्जी और डाउन हो गई, और लास्ट में क्या बन जाएगा? एएमपी बन जाएगा। तो एएमपी में माइनस तीर आएगा, इधर माइनस आएगा, ऊपर की तरफ प्लस आएगा। बातें समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस रूप में टूटती है बताओ? आप कहोगे सर सबसे ज्यादा ऊर्जा छोड़ने का काम तब होगा जब एटीपी से एडीपी बनेगा, बाकी सभी में ऊर्जा कम छूटेगी। इधर तो ऊर्जा जुड़ेगी, इधर ऊर्जा निकलेगी। कितनी निकलेगी? तो इधर से ज्यादा निकलेगी। एटीपी से जब एडीपी बनता है तो इस प्रक्रिया के अंदर एक जो एटीपी है ये जब टूटता है तो इससे ऊर्जा निकलती है 30 किलो जूल पर मोल। इतनी ऊर्जा निकलती है शरीर के अंदर। इस ऊर्जा के अंदर आप 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हो। इतनी शरीर के अंदर ऊर्जाएं जनरेट होती हैं। तो ये शरीर के अंदर एक एटीपी टूटने से 30 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी कॉइन, वो एनर्जी कॉइन कहा जाता है एटीपी को। इस एटीपी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले लोहमान ने, और पाचन की प्रक्रियाओं में इसको यूज किया था लीपमान ने। लिखो अगला पॉइंट। नेक्स्ट में आप नोट करो, एटीपी पूरा नाम लिखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख लिया आप लोगों ने? अगली लाइन में नोट करो, एटीपी शब्द का प्रयोग, एटीपी शब्द का प्रयोग लोहमान द्वारा एटीपी शब्द का प्रयोग लोहमान द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, पाचन प्रक्रियाओं में एटीपी शब्द का प्रयोग, पाचन प्रक्रियाओं में एटीपी शब्द का प्रयोग। आज क्या बात है, इतने सज धज के आए हो हैं?
हैं? बिन बारिश मौसम, ये कैसे? हमारे तो ये हालत है। लिखो आगे। पाचन प्रक्रियाओं में एटीपी शब्द का प्रयोग लीप मान द्वारा, पाचन प्रक्रियाओं में एटीपी शब्द का प्रयोग लीप मान द्वारा, लीप मान द्वारा। खत्म। नेक्स्ट लाइन में नोट करो। हाँ, अगला पॉइंट नोट करो। कोशिकाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान, कोशिकाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान ऊर्जा का आदान प्रदान ऑब्लिक ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा का आदान प्रदान ऑब्लिक, लिखना मत ऑब्लिक, ऑब्लिक ऊर्जा मुद्रा बराबर एटीपी। कोशिकाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान ऑब्लिक, हाँ ऑब्लिक में केवल इतना करना, ऑब्लिक ऊर्जा मुद्रा बराबर एटीपी। कोशिकाओं में जितना भी लेन देन होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। अगला पॉइंट आप नोट करो। एक एटीपी के विखंडन से, एक एटीपी के विखंडन से, एक एटीपी के विखंडन से 30.5 किलो जूल ऊर्जा, 30.5 किलो जूल ऊर्जा निर्मित होती है। 30.5 किलो जूल पर मोल या 30.5 किलो जूल ऊर्जा निर्मित होती है। 30.5 किलो जूल ऊर्जा निर्मित होती है। ये नोट कर लो। सबसे पहले उधर की तरफ लिखोगे एएमपी, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बिच्छू श्वास कहां से लेता है? बोक्स लंग्स से। मनुष्य श्वास कहां से लेता है? कल तो आप बोल रहे थे सर नाक से लेते हैं, हैं? आज फेफड़ों पे आ गए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान नहीं है ना तब तक आदमी शांत है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसको लगता है यार दुनिया में माया जाल बहुत है। जब तक नहीं था तब तक ठीक था। नाक में एक कोशिका पाई जाती, कल आपने लिखा था, जिससे गंध का ज्ञान होता है। आया था नाम या आया ही नहीं था? आदित्य कहेंगे सर कब लिखा है, आप पूछ रहे हो। क्या नाम था? ऑल फैक्ट्री कोशिका, ऑल फैक्ट्री कोशिका। ओके, ये कुछ पाचन तंत्र, पाचन क्या ना श्वसन तंत्र का मामला था। कल आपने एक पॉइंट लिखा था कहीं पे, किण्वन, उसकी खोज किसने की थी? गजब, जो बच्चे क्लास में थे वो बोल भी रही है। उस साइंटिस्ट का नाम था कोस्टिचेव, कोस्टिचेव, जिन्होंने सबसे पहले किण्वन प्रक्रिया की खोज की। किण्वन का क्या महत्व है, कहां काम आता है? यह शराब बनाने में काम आता है। अगला पॉइंट आप लिखोगे किण्वन। अंग्रेज क्या कहते हैं किण्वन को? सर जो भी कहते रहने दो, अपने से नहीं बैठेगा। लो छोड़ो इधर। किण्वन या इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। होता क्या है, मार्केट में एक छोटा सा आटे रूप में पदार्थ मिलता है जिसको अपन यीस्ट पाउडर बोलते हैं। घर पे जाके प्रैक्टिकल मत करना। यीस्ट पाउडर ले जाओ, उसको पानी में डालो और ढक करके 7.5 दिनों तक आप रख लो। 7 दिनों तक खूब है। और जैसे ही रखोगे तो जो अल्कोहल है, आप क्या घर पे लेके गए थे? यीस्ट। यीस्ट को और क्या कहते हो? खमीर। और इसको साइंस की भाषा में कहा जाता है कुछ ऐसा। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। जो साइंस के बच्चे हैं उनको पता होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पता हो,
है ना, पता होना चाहिए। तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये किसको कहते हैं? यीस्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? खमीर को कहते हैं। क्या है क्या ये? कवक है। कवक गांव में खूबियां उगती है ना, उसी का भाई है ना, तो उसी परिवार का है। यीस्ट या खमीर या सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। जो एक कवक होता है, गांव में खूबियां कैसे उगती है, उसमें कहावत अलग ही चलती है। इधर मत बोलना, पता सबको है, ला छोड़ो। तो यीस्ट या फिर खमीर या जिसको अपन कहते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, और जो वो खूबियां उगती है, छोड़ो यार कहाँ जा रहे हो। ये जो खमीर है या कवक है, इसको आप लोग अगर पानी के अंदर दबा के रख लो, ऊपर कपड़ा बांध दो, कपड़ा क्या, प्लास्टिक बांध दो, तो प्लास्टिक बांधोगे तो इसको पानी में डालोगे तो अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, और बिना ऑक्सीजन में जब ये पदार्थ पानी के अंदर सड़ेगा तो सड़ता है, तो इससे बन जाता है अल्कोहल। और अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों को वैसे पता है, C2H5OH, अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल के निर्माण की इस प्रक्रिया को कहा जाता है, और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। इस पदार्थ को पानी में डालोगे, 8 दिनों तक ढक करके, कपड़ा बांध के, पॉलीथीन बांध के रख लो, ऊपर ऑक्सीजन नहीं घुसनी चाहिए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवायवीय श्वसन। और जब अवायवीय श्वसन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं किण्वन। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक कोस्टिचेव ने की थी। साइंटिस्ट का नाम था कोस्टिचेव, जिसने इस किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। और इस किण्वन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? शराब का निर्माण होता है। शायद चलती क्लास में मैंने कल भी बताया था, गन्ने का रस कहते क्या उसको? गन्ने के रस को क्या कहते हैं? कल मैंने लिखवाया भी था, बोर्ड पे था आया हुआ, गन्ने के रस को कहते हैं मोलेसस। बोर्ड पे लिखा था कहीं? हाँ यश। गन्ने के रस को दबा के रख लो, उसमें केमिकल डाल दो जिसका नाम था जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति में गन्ने का रस जो मोलेसस है, वो 8 से 10 दिन में अल्कोहल में बदल जाता है। व्यापारिक स्तर पर अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया जाइमेज से होती है, लेकिन घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए ये प्रक्रिया भी काम में लेते हैं, और इस प्रक्रिया का नाम होता है किण्वन। हेडिंग आपने नोट की है, किण्वन। लिखो आगे, अल्कोहल निर्माण हेतु अल्कोहल निर्माण हेतु यीस्ट ऑब्लिक खमीर, यीस्ट ऑब्लिक खमीर कवक प्रजाति को, यीस्ट ऑब्लिक खमीर कवक प्रजाति से, कवक प्रजाति से अवायवीय श्वसन द्वारा, प्रजाति से अवायवीय श्वसन द्वारा निर्मित होता है। कौन निर्मित होता है? अल्कोहल अवायवीय श्वसन द्वारा निर्मित होता है। इसकी खोज कोस्टिचेव ने की। इसकी खोज कोस्टिचेव द्वारा, इसकी खोज कोस्टिचेव द्वारा की गई। कोस्टिचेव द्वारा, नोट कर लिया आपने? ओके। खोज आपने लास्ट में लिखा है, और खोजकर्ता का नाम है कोस्टिचेव, ये साइंटिस्ट था। अपन ने टॉपिक पढ़ा है श्वसन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को अपन कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरे को कहते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। पहला पॉइंट, वायवीय श्वसन कहाँ पे संपन्न होता है? अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन अगर होगी तो होगा वायवीय श्वसन, जिसमें लिखेंगे अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ोगे तो उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो इधर की तरफ ऑक्सीजन अनुपस्थित तो होगी, मैंने लिखा माइनस ऑक्सीजन, इधर की तरफ लिखा प्लस ऑक्सीजन। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन कहां पे संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है शरीर के अंदर मांसपेशियों में। मांसपेशियों में एक जीव आया था अभी, उसका क्या नाम था? यीस्ट में। यीस्ट में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, मांसपेशियों और यीस्ट में। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा बनती है? तो टोटल इजर ऊर्जा बनती है 38 एटीपी। 36 एटीपी इसमें बनती है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें 2 एटीपी बनती है, तो 36 और 2 38 एटीपी बनती है। इसमें ऊर्जा कितनी बनती है? सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें फिर अगला पूछा जाता है उप उत्पाद क्या क्या बनते हैं? उप उत्पाद, तो उप उत्पाद के रूप में जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया होती है तो इसमें बनती है CO2 और बनता है H2O। लेकिन यहां पे जब अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में होता है तो मांसपेशियों में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, और इस लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या उत्पन्न होती है? थकावट उत्पन्न होती है। यही प्रक्रिया जब यीस्ट में होती है तो यीस्ट में किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। परीक्षा में प्रश्न, अवायवीय श्वसन यीस्ट में संपन्न होने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? मुख्य उत्पाद हमेशा एटीपी बनेगी, लेकिन कितनी एटीपी होगी? यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा उप उत्पाद क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। मांसपेशियों में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य उत्पाद कौन बनता है? 38 एटीपी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उप उत्पाद क्या बनता है? CO2 और H2O बनता है। नोट करो इसको, कॉपी में लिखो। श्वसन 2 भाग निकालो, एक तरफ वायवीय, दूसरी तरफ अवायवीय। अभी जो लिखा आपने 36 है वो सही है, टोटल 38 है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 बनेगी। 2 ग्लाइकोलाइसिस होता पहले, उधर बन जाती। यस, आप नोट कर चुके हो। ये टॉपिक यहाँ पे श्वसन तंत्र के रोगों पे आगे जा रहा है, ये आपने नोट कर लिया। आगे एक पॉइंट बचता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं, वो गोताखोर पानी में जाते हैं तो उनकी पीठ पर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर बंधा होता है। ऐसे तो नहीं मछलियों की तरह जाकर के अंदर
ऑक्सीजन ले लेंगे, मनुष्य थोड़ी ना काम चलाएगा, वो तो मछलियां चला सकती हैं। अपन ऑक्सीजन लेंगे उससे पहले पानी अंदर भर जाएगा, और जब पानी भरेगा तो हालत खराब होनी है। इसलिए मानव पानी में, समुद्रों में, जहां कहीं पे भी उतरते हैं तो साथ में एक वो स्कूबा डाइवर्स लेकर के जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के ले जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला करके ले जाते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, दोनों ऑप्शन में रहते हैं। तो अभी नाइट्रोजन पे बैंड लगा दिया, अभी भरते हैं हीलियम। पहले भरी जाती थी नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन नहीं भरते। क्यों नहीं भरती है? पानी के अंदर आदमी जैसे ही गहराई में जाता है तो उस सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन भरी हुई है वो नाइट्रोजन शरीर में घुलनी स्टार्ट हो जाती है, और आदमी जब पानी की सतह पे आता है तो नाइट्रोजन बाहर नहीं आता रही है, इधर आकर के एक अंदर से वो गुब्बारे का, देखा वो बनाते ना फूंकना है छोटा सा, वैसे यहाँ पे एक बबल्स बन जाता है, बाहर नहीं अंदर बन जाता है। जैसे टायर का बचिया बाहर निकलता है ना अंदर से, ट्यूब कैसे बनता है वैसे का वैसे ऐसे एक बबल बन जाता है, फिर इंजेक्शन ठोक करके उसकी हवा बाहर निकालो। शरीर में ऐसे सोइक बन जाते हैं, किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन शरीर के अंदर अंदर ज्यादा गहराई में जाते हैं तो नाइट्रोजन शरीर में घुस जाती है, अंदर घुस करके धमनियों को फूला करके बबल बना देती है, और बबल बनाते जैसे ऊपर आते हैं फिर वो बबल बनते हुए बहुत शरीर में दर्द होता है। उस आदमी को लगता है वापस मेरे को समुद्र के अंदर गहराई में पहुंचा दो ना, उधर आनंद है, शांति है, बाहर लाओ, हालत खराब हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन को अब बंद कर दिया, अब मिलाते हैं अंदर हीलियम गैस। हीलियम गैस आदमी कितना ही गहराई में चला जाए वो हीलियम गैस कभी भी रक्त के अंदर घुलती नहीं है, इसलिए आदमी सुरक्षित रहता है, भले वो गहराई में हो चाहे वो समुद्र की सतह पे हो। ओके, लिखो अगला पॉइंट। गोताखोर स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में O2 के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। O2 के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। O2 के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न जीडी में पूछा था। एक जीडी में प्रश्न आया था, रोटी को पकाने पर फूलती क्यों है? तो तुम्हारे को कोई पूछ ले फूलती क्यों? सर क्या सा प्रश्न है, रोटी गर्म होगी तो फूलेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात, लेकिन फूलती क्यों है? तो उसके लिए धरती पर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बॉयल। इसने कहा कि किसी वस्तु को आप ताप दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो ताप दोगे तो जैसे जैसे वस्तु का टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी को ताप दोगे तो ताप बढ़ेगा, और किसी वस्तु को गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम, जगह ज्यादा घेरेगा। वस्तु गर्म होगी, आयतन बढ़ेगा। रोटी गर्म होगी, आयतन बढ़ेगा। रोटी गर्म होगी, फूलेगी। ऐसा किसने बताया था? बॉयल ने बताया था। ये प्रश्न पूछा, तुम्हारी भी बारी है। रोटी गर्म करने पर फूलती है, क्यों फूलती है? ऐसा बोला किसने था? बॉयल ने बोला था। बॉयल ने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जगह ज्यादा घेरेगी, तो ये टेम्परेचर वॉल्यूम के हमेशा समानुपाती होता है। ऐसा बेचारे ने पहली बार बोल दिया, किताबों में छप गया। रोटी गर्म होने पर फूलती है, किसके नियमानुसार? बॉयल के नियमानुसार। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? पहले कौन सी ले जाते थे? गुब्बारों के अंदर। आपने मार्केट में देखे होंगे टाबरों वाले गुब्बारे जो है उसके अंदर गैस भर करके फिर बेचते हैं। हाँ, कौन सी गैस है? उसके अंदर गुब्बारों में पहले कौन सी गैस भरते थे? अब इसके ऊपर बैंड लगा दिया, एकदम इसको बंद कर दिया। क्यों? गुब्बारे को भर करके आपने छोड़ा, आकाश में वो गुब्बारा कहीं जाकर के नीचे बैठा। मान लो किसी कलार में, कलार समझते हो ना, वहां जाकर के पूरा जो घास फूस इकट्ठा किया हुआ डोके भरे हुए कलार में जाकर के गुब्बारा घुस गया, और सूर्य की रोशनी, अगर सूरज लगातार आधा घंटा तक इस पे लगातार किरणें गिरी तो ये गुब्बारा
धीरे धीरे फूलेगा, फूलेगा तो फटेगा, फटेगा तो अंदर जो हाइड्रोजन गैस है फूटते ही आग पकड़ लेती है। इसलिए अज्ञात कारणों से आग लग, इसलिए आजकल मार्केट में जितने भी खिलौने बेचते हैं उनके पास वो गुब्बारे होते हैं, उसमें कभी भी हाइड्रोजन भरने नहीं देते हैं। बैंड कर दिया इसको। शहर में बहुत सारी घटनाएं होती थी, किसी के छत पे जाके अड़ गया, वहां गुब्बारा पड़ा है, लगातार सूर्य लगातार वहीं पड़ा है, गुब्बारा फूटेगा, आग लगाएगा घर के अंदर। फिर दूसरे दिन आता अज्ञात कारणों से लगी आग। हवाई जहाज जो उड़ते हैं उनके 6-7 टायर 8 टायर अगर लगा करके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दो, एरोप्लेन को रवाना करने की जरूरत नहीं है, पड़ा पड़ा वो तैरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो इतनी हल्की है, आप टायर को भर करके छोड़ दो, टायर ऊपर यूं तैरना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी हल्की है वो, खुद ऊपर उठना चाहती है। लेकिन एरोप्लेन के अंदर भी इसको भरना बंद कर दिया, बहुत ऊंचाई पे है, एकदम अगर क्रैश हो गया तो अंदर 4-5 क्या 8-8 टायर है, इतनी सारी गैस तबाह कर देगी पूरे को। इसलिए हाइड्रोजन गैस वहां पे भरना बंद कर दिया। उसमें भी अब हीलियम, नियॉन ऐसी अक्रिय गैसें भरते हैं। नाइट्रोजन गैस भर लेंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर 300-400 स्पेस क्लास के लोग भरे हुए हैं, बहुत बिजनेस माइंड के, वो अगर, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। ओके, यस, अपन चलते हैं पहाड़ों पर। मान लो तुम लोग माउंट आबू जा रहे हो, कितनी ऊंचाई पे है? कितनी ऊंचाई पे है? कल एक प्रश्न हुआ था, पेपर हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, उसमें प्रश्न आया था गुरु शिखर से नीची शेर, शेर कहाँ पे है? कोई चोटी का नाम है? उस शेर से छोटी चोटी का क्या नाम है? अचलगढ़, पिंडवाड़ा, हाँ? और उसमें गलती से मैंने टिक ये लगा दिया था और एकदम राइट हो गया था, मजा आ गया। और हमारे को साइंस वाले, आर्ट्स वाले से कोई पता नहीं होता, मेरा अकड़ बकड़ एकदम सही बैठ गया। इसमें पता नहीं, छोटी क्लास में मेरे को मेरे छोटे भाई ने पढ़ाया था, उसमें एक ट्रिक था, गुरु से जरा, गुरु से जरा आशा रखो, आसाराम रखो, पता नहीं क्या था। तो इसमें था कि गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, ऐसी करके चोटियों का क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ। तो बैठे बैठे मेरे को याद आ गया, तो चलो अपन छोड़ो, ये जरगा पे कहाँ जा रहे हो। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कल पेपर था, उसमें आया था प्रश्न। सुनो इधर की तरफ, माउंट एवरेस्ट जो कि 1722 किलोमीटर या 1722 मीटर है, और 1722 मीटर जो ऊंचाई है लगभग आप मानो 1.25 किलोमीटर ऊंचा है। और धरती पर जितनी ऑक्सीजन है, आप क्या ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन उतरी है, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। इसलिए माउंट आबू पे जाते हैं तो बीच में बूढ़े डोकरे होते हैं, उनकी उल्टियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए बीच में हर 100 मीटर के ऊपर बीच में प्राथमिक क्लिनिक बने हुए हैं, डोकरों को वहीं रुकवा लेते, साहब आप रुको, ये घर वाले 2 घंटे में घूम के आ जाएंगे, आप ऊपर जाओगे तो फिर वापस, इसलिए आप यहीं रुक जाओ। बूढ़े व्यक्तियों को ऊपर ले जाते हैं तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे चढ़ती है गाड़ी हाइट पे चढ़ती है, गाड़ी हाइट पर, और सीधा तो चढ़ना नहीं, ऐसे करके चढ़ना है। सीधा रास्ता तो 2 किलोमीटर, लेकिन गाड़ी घूम के चढ़ती है, लगभग 52-53 किलोमीटर चढ़ती है, ऊपर घूम करके चढ़ती है। और ये माउंट एवरेस्ट, क्या नाम, माउंट आबू पे चढ़ती है। धीरे धीरे गाड़ी जब ऊपर पे जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डाउन आ रहा है, अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। और ऐसा जब होता है तो ऊंचाई के ऊपर, माउंट आबू के ऊपर, ठेठ ऊपर जो जगह है, उस गुरु शिखर के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, और वहां पर जाते ही अपने को सांस लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इवन बड़े लोग हैं उनके अंदर भी यूं एंजाइना होना स्टार्ट हो, एंजाइना मतलब ऑक्सीजन की एकदम कमी होती है, हृदय सूल स्टार्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। प्रश्न आता है हाइपोक्सिया क्या है? तो हाइपोक्सिया में अपन लिखते हैं ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, इस रोग को कहते हैं हाइपोक्सिया। तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है जो ऊंचाई के साथ स्टार्ट होती है। दूसरा रोग, जो लोग पत्थर घिसाई करते हैं, मकान बनाने के अंदर पुरोले बनाते हैं, दिन भर बेचारे कटर चलाते हैं, मुंह पे भले कहते हैं आप मास्क बांध लो, लेकिन वो पत्थर की डस्ट फेफड़ों में तो जाएगी, और फेफड़ों में जब जाती है तो फेफड़े अंदर से कठोर हो जाते हैं, फिर फ्लैक्चुएशन खत्म हो जाता, फेफड़े ऑक्सीजन ले ही नहीं पाते। ऑक्सीजन लोगे तो फेफड़ों में घुसेगी नहीं, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल फेफड़ों में जमा हो चुके हैं।
कुपिकाएं 30 करोड़ पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। और ऐसा जब होता है तो रोग होता है, उसका नाम बोलो बोलो, पता होगा। उस रोग का नाम है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस। इसी रोग को दूसरा नाम देते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। ये क्या कहां से होता है? तो एक तो होता है पत्थर की घिसाई से, दूसरा कोयले की खानों में जो काम करते हैं उनमें भी होता है। कोयले की डस्ट फेफड़ों में लगातार जमती है, फेफड़े अंदर से पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, इसको कहते हैं सिलिकोसिस। तीसरा रोग आता है जिसका नाम है प्लूरोसी। प्लूरोसी रोग। ये प्लूरोसी रोग अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था, प्रश्न था प्लूरोसी रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? श्वसन तंत्र से। क्या होता है प्लूरोसी रोग के अंदर? फेफड़ों में पानी भर जाता है। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन नहीं, प्लूरल का मतलब होता है द्रव, पानी द्रव पूरा का पूरा फेफड़ों में भर जाता है। चौथे रोग का नाम है टीबी। सब जानते हो टीबी पैर में होती है, कान में होती है। प्रश्न आ जाए टीबी कौन से तंत्र से है? श्वसन तंत्र का रोग है। और इस टीबी के अंदर फेफड़े, श्वसन, श्वास नली, कुपिकाएं पूरी नष्ट हो जाती है। और किसके कारण होता है? तो ये एक जीवाणु के कारण होता है। और इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक छोटा सा जीवाणु होता है, नाम भले बड़ा, बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके कारण टीबी होता है। फिर इसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे रोग आता है निमोनिया। न्यूमोनिया। ये निमोनिया भी फेफड़ों में होता है, फेफड़े इसके कारण प्रभावित होते हैं। ये जिसके कारण फैलता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो अभी एक रोग आया था कोरोना। इससे 100 साल पहले एक रोग आया था जिसका नाम था सारस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रोग आया था कोरोना वायरस, है ना? तो कोरोना वायरस जिसको अपन ने पूरा नाम दिया था कोविड, कोरोना वायरस डिजीज 19 में आया था, तो इसको कोविड 19 कहते थे, कोरोना वायरस डिजीज 19। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए नाक पे बंधवाते थे कुछ न कुछ, ये सारे श्वसन तंत्र में है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे एक रोग का नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक रोग यहां पे आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। प्लूरोसी रोग सुना तुम लोगों ने कभी? प्लूरोसी नहीं सुना? जय हो तुम्हारी। प्लूरोसी तो नहीं सुना सर। लिखो आप, हेडिंग नोट करो, रोग। गजब यार हैं, खतरनाक बंदे। अपने लिए भी कोई पीपल पूछती होगी है। हेडिंग नोट करो। एक नंबर पे लिखो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया समझ रहा हूं मैं, धरती की प्यास कौन समझता है? एक नंबर पे नोट करो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में नोट करो, पहाड़ों पर क्या होगा? ऊंचाई के साथ, पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ O2 का स्तर घटता है। O2 का स्तर घटता है, O2 का स्तर घटता है, जिससे श्वास ग्रहण करने में, जिससे श्वास ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे श्वास ग्रहण करने में बाधा
उत्पन्न होती है। श्वास ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। 2 नंबर पे लिखो आप सिलिकोसिस ऑब्लिक एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस ऑब्लिक एस्बेस्टोसिस। लिखो आगे पत्थर घिसाई, पत्थर घिसाई तथा कोयले की खानों, पत्थर घिसाई तथा कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में पत्थर की डस्ट जमा होने से, फेफड़ों में पत्थर की डस्ट जमा होने से, मजदूरों के फेफड़ों में पत्थर की डस्ट जमा होने से कठोरता आ जाती है। कठोरता, सॉलिडनेस, कठोरता आ जाती है। डस्ट जमा होने से कठोरता आ जाती है, फेफड़े अंदर से पूरे कठोर हो जाते हैं, कठोरता आ जाती है। इस रोग को आपने नाम दिया है सिलिकोसिस या इसको कहते हैं एस्बेस्टोसिस। अगला नाम नोट करो 3 नंबर पे प्लूरोसी। प्लूरोसी, प्लूरोसी रोग के आगे नोट करो प्लूरोसी फेफड़ों में संक्रमित, फेफड़ों में संक्रमित द्रव इकट्ठा हो जाता है। फेफड़ों में संक्रमित, इन्फेक्टेड, संक्रमित द्रव इकट्ठा हो जाता है। फेफड़ों में संक्रमित द्रव इकट्ठा हो जाता है, संक्रमित द्रव इकट्ठा हो जाता है। 4 नंबर पे आप नोट करो टीबी। टीबी, टीबी के आगे रोगजनक का नाम लिखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु द्वारा फैलता है। टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग में क्या होता है? टीबी फैलती है उसमें तो खांसी आती, जबरदस्त खांसी आती है। बस में चढ़ गए और पास वाला 1 घंटे से रुक ही नहीं रहा है, तो लास्ट में अब आशीर्वाद देते हो, ए टीबी साइड थोड़ा, बहुत होता है। और कोई खांस रहा है, आप पास में बैठे हो, कस्टमर बन जाओगे। अच्छा, बूढ़े डोकरों में बहुत ज्यादा होती है। इसका इलाज करने के लिए हर 7वें दिन हॉस्पिटल आना पड़ता है। हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन का नाम होता है डॉट्स। डोकरों को डॉट्स याद नहीं रहता है, पूछ लो के जाओ डोटो लगाने जाओ, याद रखना आपके नाम आता है। उपचार के लिए कौन सा इंजेक्शन आता है? डॉट्स पद्धति से इसका इलाज करते हैं। अगला पॉइंट नोट करो आप 5 नंबर पे न्यूमोनिया। रीट में, अभी इस रीट में फर्स्ट लेवल वालों के अंदर डॉट्स का पूरा नाम पूछा था। डॉट्स का पूरा नाम होता डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म। छोड़ो, आएगा तब पढ़ोगे। अगला आपने लिखा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का पूरा आगे लिखो
यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलता है। हो गया? यस। अगला पॉइंट आप नोट करो 6 नंबर पे, सारस। सारस ओब्लिक कोविड-19। सारस ओब्लिक कोविड-19, ये किससे फैलता है? फैलता किससे? अच्छा, वायरस से। वायरस में भी क्यों आता है? तो ये चमगादड़ में पाया जाता है। मनुष्य कहीं न कहीं चमगादड़ के कांटेक्ट में आ जाता है। चाइना वाले छोड़ते कुछ भी नहीं है, आओ सब कुछ। इसलिए चमगादड़ों से उन्होंने पंगा लिया। चमगादड़ों में हजारों सालों से था, आया मनुष्य में, मनुष्य से मनुष्य में, मनुष्य से मनुष्य में। और जो रोग जानवर से मनुष्य में फैलता है उस रोग को कहते हैं जूनोटिक डिजीज। आप लिखो पास में, यह जूनोटिक रोग है। जूनोटिक शब्द का मतलब होता है पशु से मानव में फैलने वाला। यह जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग है। क्या मतलब होगा जूनोटिक का? जो पशुओं से मानव में फैल रहा है। अगला नोट करो आप 7 नंबर पे, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि एम्फाइसीमा फैलता कहां पे है? फेफड़ों में फैलता है। एक और है आगे जिसका नाम लिखो आप, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो श्वास नली है उसमें संक्रमण फैल जाता है। श्वास नली खुद फूलनी स्टार्ट हो जाती है, अंदर पूरा द्रव भर जाता है। श्वास लेते छोड़ते टाइम बहुत बजता है। ये आदमी रात में किसी को पास में सोने नहीं देगा, रात भर डरडाटे करता रहेगा, घोर कौंसता, जबरदस्त नाक उसका बजता है। सुना होगा आप लोगों ने ऐसा। वो इस ब्रोंकाइटिस के कारण होता है, जिसमें स्वर यंत्र, कल आपने पढ़ा था लैरिक्स कहते हैं, तो उसमें संक्रमण फैलता है, बजता रहता है। एक इसमें रोग का नाम आता है डिस्पोइनिया। डिस्पोइनिया, इसको सुन लो। मान लो तुम्हारे को किसी ने खुशखबरी दे दी कि तूने जो तैयारी की थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तेरा, और तैयारी उस आदमी को सिलेक्शन की दी है जिसने पिछले 3 साल से, लेकिन सिलेक्शन हो जाता बस 27 नंबर कम पड़ गए। कितने नंबर? 27 नंबर, पॉइंट 27 नंबर कम पड़े। बेचारे का बहुत दिल दुखा है। ऐसी जब एकदम बेचैनी भरी घटनाएं सुनाते हैं तो उस व्यक्ति का हार्ट अटैक नहीं होता है, जो श्वास दर है वो तेज हो जाती है और एकदम बेचैनी सी फील करता है, पसीना बहुत निकलता है। उस कंडीशन को कहते हैं डिस्पोइनिया। डिस्पोइनिया के अंदर मानव शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता, बेचैनी होती है, एकदम चिंता की कंडीशन में आता है, तो उसमें श्वास दर प्रभावित होती है। उस कंडीशन में उस रोग को कहते हैं डिस्पोइनिया। लिखो अगला पॉइंट, डिस्पोइनिया बेचैनी ओब्लिक चिंता के कारण श्वास दर अचानक तेज हो जाती है। डिस्पोइनिया बेचैनी चिंता के कारण श्वास दर अचानक तेज हो जाती है, इसे कहते हैं डिस्पोइनिया। डिस्पोइनिया। एक इसमें रोग आता है अस्थमा, जिसको कहते हैं अपन दमा। कई व्यक्तियों के एलर्जी बहुत होती है, गांव में कुत्र करवाते हैं
कपड़ा बांध के इन पूरा ढक के रखते हैं। कईयों के बबूल काटने से बहुत एलर्जी होती है, कईयों को खंख से एलर्जी होती है। एलर्जी जो होती है, उस एलर्जी के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं अस्थमा। अस्थमा किसके कारण फैलता है? एलर्जी के कारण फैलता है। एलर्जी भी केवल नाक के मार्ग में जब एलर्जी होती है तो उस रोग को कहते हैं अस्थमा। लिखो आप, अस्थमा के आगे नोट करो, अस्थमा, दमा, एलर्जी, आगे नोट करो। विशेष गंध, विशेष गंध, कौमा, पराग कणों, विशेष गंध, कौमा, पराग कणों, पराग कणों से नाक में एलर्जी, पराग कणों से नाक में एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। एलर्जी के कारण, नाक में एलर्जी के कारण श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या कहते हैं इसको? अस्थमा कहते हैं। कोयले की डस्ट से कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस होता है, या उसको कहते हैं एस्बेस्टोसिस। एक रोग अभी आया था जिसका नाम आपने नोट किया था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उससे कौन सा रोग था? अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया। अच्छा, निमोनिया रोग किससे फैलता है? जीवाणु से कि वायरस से? जीवाणु से। टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। सारस कैसा रोग है? वायरस से। लेकिन वायरस में तो है, मानव के अंदर फैलता कहां से है? पशुओं से। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? यस, जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। फेफड़ों की क्षमता किससे मापते हो? स्पाइगमोमैनोमीटर, स्पाइरोमीटर। ईसीजी की खोज किसने की थी? इथोवॉन ने की थी। यस, और मानव शरीर में हृदय की जांच में ईसीजी की खोज तो की थी इथोवॉन ने, लेकिन बीपी मापने वाले स्पाइगमोमैनोमीटर की रीवा रोची ने खोज की थी। नाम था रीवा रोची। अच्छा, वो गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ? हीलियम गैस को भर करके ले जाते हैं, और ऊंचाई पर जाने के साथ ऑक्सीजन घट जाती है। उस रोग का नाम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। हैंग होते हो तुम लोग, है ना, याद कम रहता है। हाइपोक्सिया। हाइट पे जाते हो तो हाइपोक्सिया, और पानी में घुसते हैं वो जो नाइट्रोजन के बबल बनते थे उसको कहते हैं एनोक्सिया। हाइट पे जाते हैं हाइपोक्सिया।